हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मंजू वर्मा। आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के साहित्य सागर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर भेड़े और भेड़िए पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने व्यंग्यों के माध्यम से समाज, राजनीति और इंसानी कमजोरियों पर करारा प्रहार किया है। उनकी रचनाएं केवल इंटरटेनमेंट नहीं कराती हैं, बल्कि हमें रियलिटी से भी रूबरू। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर भेड़िए अचानक भेड़ों के फ्रेंड बन जाएं, अगर वे सुरक्षा, शांति और विकास के बड़े बड़े प्रॉमिस करने लगे, और अगर भेड़े उन पर ट्रस्ट कर लें, तो आखिर क्या होगा? क्या भेड़े सच में सुरक्षित रहेंगी या फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी का शिकार बन जाएंगी? दोस्तों, यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। यह चैप्टर हमें लीडरशिप, पॉलिटिक्स, ब्लाइंड फेथ एंड पब्लिक अवेयरनेस के बारे में एक पावरफुल मैसेज देता है। तो आइए इस रोचक और मीनिंगफुल कहानी के हिडन मैसेज को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भेड़े और भेड़िए हमें क्या सीख देना चाहते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का मैसेज आपके एग्ज़ाम के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समरी के रूप में थोड़ा समझा देती हूँ, ताकि आपको बड़ा सा चैप्टर आसानी से कम भाषा में, शॉर्ट रूप में समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया तीखा व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य एक ऐसी शैली होती है, ऐसी एक स्टाइल होती है बोलने की, जिसमें बोलने में तो हंसी मजाक लगे, लेकिन वो उसके पीछे सच्चाई छुपी रहती है। ठीक है, अगला क्या है, मतलब सीधा उसके मुंह पे भी बोल दे और अगले को बुरा भी ना लगे। तो ऐसी स्टाइल को, ऐसी शैली को व्यंग्य शैली कहा जाता है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यह निश्चय हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो? प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई, सभी बहुत खुश थे। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। किसकी संख्या अधिक थी? भेड़ों की संख्या। भेड़ें जो थी वो अधिक मात्रा में थी। उन्होंने सोचा कि अब हमारा डर दूर हो जाएगा। किस चीज़ का डर? देखो आगे, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए। प्रतिनिधि कौन होता है? जिसको हम चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वोट देकर जिसको हम अपना नेता चुनते हैं, उसी को प्रतिनिधि कहा जाता है। तो ये सोच रही हैं भेड़ें कि हमारा जो प्रतिनिधि बनेगा उससे हम कानून बनवाएंगे। कैसा कानून? जिसमें किसी भी जीव की हत्या ना हो, किसी जीव को सताया न जाए, परेशान न किया जाए। उधर भेड़ियों ने सोचा कि अब उन पर संकट आने वाला है। क्यों सोचा? क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा, है ना। ज़्यादा वोट तो किसके होंगे? भेड़ों के ही होंगे, क्योंकि भेड़ें ज़्यादा है। और यदि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम फिर खाएंगे क्या, है कि नहीं? क्योंकि जो भेड़िए होते हैं वो किसका, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, और भेड़ों को तो बहुत ही खाना पसंद करते हैं वो। तो इसलिए उनको क्या है, टेंशन हो रही है कि हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे।
क्या हमें भी घास चरना पड़ेगा? वैसा सोच रहे हैं। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को उदास देखकर देखकर इसका कारण पूछा। भेड़िए ने वन प्रदेश में होने वाले चुनाव की बात उनको बताई। सियार ने कहा, आप सर्कस में भर्ती हो जाएं। भेड़िया बोला, वहाँ भी शेर और रीछ को लिया जाता है, हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। सियार बोला, तो आप अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर मीन्स जू। भेड़िए ने कहा, वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने कुछ सोचकर कहा, अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? यह सुनकर भेड़िया चिढ़ गया, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़िया जाति कुल 10% थी। मतलब जितने टोटल जानवर थे उसमें 10% ही भेड़िया जात थी। बूढ़ा सियार बोला, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, कल तक कोई मैं योजना बना लूँगा। मतलब 1 दिन का समय दो, कल तक तो कोई योजना बनी जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली, क्योंकि भाई हमारा तो हारना तय है ही, तो क्यों न इनकी बात मान ली जाए। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तीनों रंगे हुए थे, मतलब कलर किया हुआ था उन पे। एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा हुआ था। वह बोला, ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए तथा कहा कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर आंखों को ऊपर मत उठाना। क्या उसका रूप बदल दिया था कि जो भेड़िया था, जो मतलब चुनाव में खड़ा हो रहा था, उसके मस्तक पर, मस्तक मतलब माथे पर तिलक लगा दिया, टीका लगा दिया और गले में कंठी पहना दी, माला पहना दी, जैसे कोई साधु महात्मा हो। और मुंह में क्या है, घास के तिनके डाल दिए कि भाई हम भी अब घास खाने वाले जानवर बन चुके हैं, हमको मांस की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको कहा गया कि आप जब भी भेड़ों की सभा में पहुंचो तो आंखों को बिल्कुल भी मत ऊपर उठाना। क्यों नहीं उठाना? क्योंकि अगर वो भेड़ों को देखेंगे, उनके बच्चों को देखेंगे तो शिकार करने के लिए अपना मन ललचा सकते हैं। इसलिए उनको बोला गया कि आंखों को ऊपर मत उठाना और कुछ बोलना मत, और किसी भेड़ के बच्चे को मत खा जाना। बूढ़े सियार ने बताया, पीले वाला सियार विद्वान, विचारक तथा कवि है, नीला सियार नेता है और पत्रकार को, और हरा सियार धर्मगुरु है। जो नीला सियार है वो क्या है, नेता है, पत्रकार है, और जो हरा वाला सियार है वो धर्मगुरु है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। भेड़े भेड़िए को देखकर डर गई। जो भेड़े थी वो भेड़िए को देखकर डर गई। बूढ़े सियार ने उनसे कहा, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। मतलब पहले वो भेड़ों को खाते थे, लेकिन अब वो क्या बन चुके हैं, एकदम साधु संत बन चुके हैं। उन्होंने हिंसा छोड़ दी है, किसी जीव को परेशान करना छोड़ दिया है, तथा उनका क्या हो चुका है, हृदय परिवर्तन हो गया है, जो दिल है उनका बदल चुका है। अब वे आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तीनों रंगे सियारों के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये इस लोक के जीव नहीं है, बल्कि स्वर्ग के देवता है। क्यों? क्योंकि उनका कलर चेंज कर दिया गया था, इसलिए उनको इस लोक का न बताकर कहाँ का बता दिया गया था, स्वर्ग का बता दिया गया था, स्वर्ग के देवता के रूप में बता दिया गया था। तीनों रंगे सियारों ने हुआ हुआ की। बूढ़े सियार ने समझाया कि ये भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी तरह से भेड़िए का गुणगान किया तथा बताया कि भेड़िए को चुनने पर ही उनका भला होगा। चुने जाने पर भेड़िए ही भेड़ों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। भेड़िया अब संत, परोपकारी तथा क्या बन चुका था, दानी बन चुका था। अब चुनाव हुआ, मीन्स इलेक्शन हुआ। भेड़ों ने किसको चुना? भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजा। पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए जो पहला कानून बनाया गया वह क्या था? अब देखो इनकी चाल।
हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़ दी जाए। मतलब बात क्या है, वहीं की वहीं पर अटक जाती है कि वो भेड़ों का शिकार करना अभी भी नहीं छोड़े हैं। इसमें उनकी भेड़ों की कोई भलाई नहीं छिपी थी, बल्कि उल्टा क्या हुआ, उनके साथ गलत हो गया। तो अब हम इस कहानी को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जो चैप्टर में दिया गया है उसको डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। मतलब उनमें ऐसी सिविलाइजेशन आ चुकी है, अच्छी सिविलाइजेशन आ चुकी है कि उनको भी इंसानों की तरह एक शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र आप जानते हो, डेमोक्रेसी की। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। मतलब जो ये चेंजेस हो रहे थे समाज में, पशु समाज के अंदर, उसमें सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष। पशु को घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। निर्दोष पशु, ऐसा पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। मतलब इस वन प्रदेश में जो थी वो भेड़ें बहुत ज़्यादा थी, और उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, वो किस टाइप की थी, बहुत ही नेक टाइप की थी, ईमानदार थी, कोमल हृदय वाली थी, विनयी थी, दयालु थी और निर्दोष पशु थी। मतलब वो किसी की हत्या करके, अपना शिकार करके कुछ नहीं खाती थी, वो तो बस घास खाती थी, वो भी देख देख कर ही। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। भय मीन्स डर। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? कानून बनवाएंगे, लॉ बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए। कौन सा कानून बनवाएंगे? ऐसा कानून जिसमें किसी जीव की हत्या न हो, किसी को सताया न जा सके, ठीक है, किसी को परेशान न किया जा सके, ऐसा कानून बनवाएंगे। सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। पशु समाज किस पर आधारित हो? शांति पर। स्नेह मतलब प्यार, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, सब एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें और आपस में सहयोग करें। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। मतलब ज़्यादा वोट किसके मिलेंगे? भेड़ों के ही मिलेंगे। अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? जो जो चुनाव समीप आता, समीप मतलब पास में, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। उल्लास मीन्स खुशी। जो जो वैसे वैसे जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। मतलब जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था तो भेड़ों की तो खुशी बढ़ती जा रही थी और भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वो परेशान हो रहे थे ये सोच सोच के कि अब आगे क्या होगा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? मतलब आपके चेहरे पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया, मतलब जो हम राज करते थे अब तक हमारा राज चला गया है। अब हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज,
हमारे तो आप ही माई बाप हैं, मतलब आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम क्या जाने इस बारे में। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, क्योंकि ये आया ही है। क्यों वो दिया हुआ खाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हड्डियाँ वगैरह, जो मांस बचा हुआ रहता था, तो उनको वो खाते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम तो आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं, मतलब आपकी ही तारीफ करते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी कहाँ। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सर्कस जानते हो ना आप लोग। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। मतलब इनकी जाति ही ऐसी होती है, इतने धूर्त सियार बोला जाता है ना, सुनने को मिला होगा आपको भी कभी, धूर्त सियार। तो मतलब ये बहुत ही चालाक टाइप के, अपने मतलबी टाइप के, इस टाइप के होते हैं। तो ये इतने बदनाम है कि इनको वहाँ पर भी, सर्कस में भी कोई नहीं पूछता है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए, मतलब चिड़ियाघर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, मतलब गहरी सोच में डूब गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। जब हम गहरी सोच में डूबते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं, है कि नहीं, एकदम सोच में डूब जाते हैं। और कुछ लोग जैसे एक आंख बंद कर लेते हैं और होठ को थोड़ा दबा लेते हैं दांत से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है, मतलब 10% है, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं, मतलब भेड़ों को मिलाकर और जो बाकी पशु जानवर हैं वो 90% तक हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे, हमको क्यों सेलेक्ट करेंगे, हमको क्यों चूज करेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या ही बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, कल तक कोई उपाय निकल ही आएगा। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, मतलब जैसा जैसा मैं बोलूँ उसी के हिसाब से आपको सब काम करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली कि चलो भाई ठीक है, तुम गुरु हो हमारे, हमको तो कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, ये याद रखना रंग, और दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। कौन सा? फर्स्ट वाला पीला, नीला और हरा, 3 रंगों में रंग दिया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए, बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी,
सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान विचारक है, कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े इकट्ठी हो गई थी। मतलब सहस्त्र मतलब जो 100 से भी ज्यादा हो, 1000 से भी ज्यादा हो, है ना, उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले से ही फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, अब डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, मतलब किसी का बाल भी बांका नहीं करते हैं। अब तो भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, मतलब भेड़ों से उनको बहुत प्रेम है, बहुत प्यार करते हैं वो। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब जो भेड़िया जो जाति है, वो भेड़ों को खा जाते थे। इनको सोचकर, इस चीज़ को सोचकर भेड़िया संत की आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। लज्जा मतलब शर्म से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। मतलब आज तक उनकी जाति ने जो पाप किए हैं, उनका अब प्रायश्चित कैसे करेंगे? वो जानवरों की सेवा करके, भेड़ों की सेवा करके। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो उनकी तारीफ में, कि आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। मतलब जो क्रियाक्रम करते हैं, अंतिम जो क्रिया होती है, उसको किया, लेकिन खाया नहीं। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह अपनी गर्दन को डाले, मतलब नीचे झुकाए हुए थे ना अपनी गर्दन को, तो गर्दन झुकाए विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़े को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। मुखार बिंद मतलब सुंदर मुख से, पर प्रेम वर्ष उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। भावातिरेक मतलब भावों की अधिकता के कारण उनका जो कंठ है, गला है, वो क्या है? भर आया है। कभी कभी हमारे अंदर भी होता है ना कि आंसुओं से गला भर जाता है और हम बोल नहीं पाते हैं। तो वैसी ही सिचुएशन उसकी भेड़िए की बताई गई है यहाँ पे, ताकि वो बोल ना पाए और अपने
नज़रों को ऊपर उठा न पाए। फिर आगे क्या कह रहे हैं देखो, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। कैसे पहचान पाएंगे भाई, वो तो रंग के आए हैं अभी, पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। मतलब अच्छे अच्छे उपदेश देने के लिए, अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन सुनाने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले वाले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले कौन हैं? धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। जो कविराज है ना, वो आपको क्या सुनाएंगे? स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो वो कवि को गाने के लिए क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हाँ कवि जी, मतलब स्टार्ट हो जाइए आप। अब पीले सियार को तो हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। मतलब भगवान से तुलना कर रहे हैं भेड़िए की। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। सर्वत्र मतलब सब जगह है, व्याप्त हैं, प्रेजेंट हैं, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, मतलब जो सुबह है, सूर्य की सुबह की जो किरण है वो आपके माथे पर तिलक करती है। और सांझ मतलब जो शाम होती है, इवनिंग टाइम का जो सूरज ढलता है और उसकी जो लालिमा निकलती है वो आपका मुख चूमती है। पवन आप पर पंखा करती है। पवन मतलब हवा जो है आप पर पंखा करती है। और रात्रि मतलब रात में आपकी ही ज्योति लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। लक्ष मतलब लाखों टुकड़े होकर, कि रात में जो तारे चमकते हैं वो भी आप ही की ज्योति है। जो आपकी ज्योति है उसके लाखों टुकड़े होकर आकाश में तारों के रूप में चमकती हैं। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़िया और वह तुम भेड़ और वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। मतलब खाता तो कोई और ही है भेड़ों का शिकार कोई और ही करता है, लेकिन जो उनकी हड्डियां बचती है उनके द्वार मतलब जो दरवाजे होते हैं, उनकी गुफाओं के दरवाजे हैं, उन पर फेंक के चले जाते हैं। देखो कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये तो व्यर्थ ही बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। कहाँ पे? परलोक में। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी धरती के ऊपर अच्छा काम किया जाएगा, जिसके द्वारा किया जाएगा, वो उसको परलोक में उसी की प्राप्ति होगी, उसी का फल मिलेगा। तो बोल रहे हैं वे दानी हैं, परोपकार हैं। मतलब किसको? भेड़िए को वोट दो आप। क्यों? क्योंकि वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह है इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से
बड़ा उनका कोई भी हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। मतलब भेड़िए से बड़ा उनका कोई भी भेड़िए से ज़्यादा कोई भी भलाई करने वाला नहीं है। भेड़िए से ज़्यादा कोई भी उन पर उपकार करने वाला या उनकी भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं है, ऐसा उनको विश्वास हो चुका था। किनको? भेड़ों को। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। क्या बनाया? देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए क्या दिया जाए? भेड़ का ही एक सॉफ्ट बच्चा दिया जाए जो कि बहुत ही नरम होता है, बहुत ही मुलायम होता है। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो बात वहीं पे है कि भेड़ों की जो भलाई है क्या है? वो तो घास चरने गई, उनको सिर्फ किससे मतलब था? अपने ही खाने पीने से, अपने ही नाश्ते से, अपने ही भलाई से मतलब था। भेड़ों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। तो चलिए, आपको यह कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अभी इस कहानी का उद्देश्य क्या है ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़िए की इस कथा को एक तो क्या है, एक माध्यम बनाया गया है। असली चेहरा किसका सामने लाना है? जो आज के झूठे ढोंगी राजनेता है उनका चेहरा सामने लाना है। भेड़े और भेड़िया तो क्या है? एक जरिया है। भेड़े जो है वो सीधे साधे व्यक्तियों का प्रतीक है। जो भेड़े हैं वो अपने देश की जनता है, सीधी सादी जनता है। और जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं, हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं ना। तथा चुने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। क्या होता है? इनको वोट मिल जाता है, वोट के बाद में क्या करते हैं? ये भूल जाते हैं कि इन्होंने जनता की भलाई के लिए कौन कौन से वादे किए थे, तो इनको कुछ याद नहीं रहता और जनता का वैसे ही शोषण होता रहता है। इस कहानी के माध्यम से ऐसे राजनेताओं की ही पोल खोली गई है। तो प्यारे बच्चों, यह था आज का अध्याय भेड़े और भेड़िए। उम्मीद है कि अब आपको इसकी कहानी, पात्र और लेखक का संदेश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन आसान, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई आसान लगे। और अगर आपको ICSE क्लास 10th के सभी चैप्टर्स की इजी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियोस देखना आप चाहते हैं तो स्टडी विद मंजू वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।